पर हमला हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है और कहा है कि मुझ पर जानबूझकर हमला कराया गया। 4 से 5 लोगों ने मुझ पर हमला किया, ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई, मेरे एक पैर में सूजन है और अब मैं कोलकाता जा रही हूं। नंदीग्राम में मुझ पर हमला हुआ, मेरे पैर को गाड़ी से कुचला गया। ममता पर हमले की शिकायत अब टीएमसी चुनाव आयोग से करने जा रही है। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करने के बाद, नामांकन दाखिल करने के बाद जब जा रही थी, इस दौरान उन पर हमला हुआ, जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं। दीदी আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? আজ কলকাতায় नंदीग्राम में चुनाव प्रचार करते हुए ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि ममता ने छूटते ही इसे साजिश करार दिया है और आरोप लगाया कि उनके पैर को जानबूझकर कुचला गया। ममता के मुताबिक उन्हें धक्का दिया गया, जिसके चलते उनके पैर में चोट आई है। ममता बनर्जी ने इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। ममता बनर्जी के मुताबिक 4 से 5 लोग उनकी कार के पास आए और उनके दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके पैर को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 जानबूझ के किया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। हाँ दीदी दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस में कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ हाँ पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। मेरे चेस्ट में पेन हो गया। और दीदी जो आपका नंदीग्राम से पर्चा भरने के बाद ममता बनर्जी इलाके में चुनाव प्रचार कर रही थी और खबर के मुताबिक इसी दौरान उनको एक चोट लगी है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी या लोकल पुलिस नहीं थी। 4 से 5 लोग उनकी गाड़ी के पास आए, उन्हें धक्का दे दिया। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी तकलीफ में नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे ममता बनर्जी का नाटक करार दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने भी सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब ममता बनर्जी को चोट लगी तो उनके सुरक्षाकर्मी कहां थे? और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं, ममता सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हैं, ये कहा है अर्जुन सिंह ने। और उन्होंने कहा कि अगर ये हमलावर थे, हमला प्लान्ड था, तो हमलावर किसी को दिखाई क्यों नहीं दिए? हमला हुआ तो फिर सीबीआई से जांच कराएं, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। बीजेपी का कहना है कि 300 पुलिस वाले ममता बनर्जी की सुरक्षा में रहते हैं और इसके बाद भी अगर हमला होता है और ममता साजिश करार देती हैं तो यह सिर्फ सहानुभूति पाने की कोशिश है। बीजेपी की ओर से कहा है कि क्या भूत आकर हमला कर गए ममता बनर्जी पर? ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है जो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो ऐसे 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना रखा, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने पर्चा भर दिया, तो पर्चा भरने से एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी इसी इलाके में रोड शो करके अपनी ताकत दिखा दी। कहने की जरूरत नहीं है कि नंदीग्राम में सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ममता और शुभेंदु दोनों ही वहां हिंदू कार्ड के दम पर ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी ने मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। यही वजह है कि पर्चा भरने से पहले ममता बनर्जी भगवान शिव की शरण में जा पहुंची। नंदीग्राम के पुराने शिव मंदिर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और ध्यान मग्न हो गई। समर्थकों के साथ मंदिर पहुंची ममता बनर्जी ने भक्ति भाव से महाभिषेक किया। महाभिषेक के बाद आरती की और प्रसाद चढ़ाया। पूजा के बाद पुरोहित ने ममता बनर्जी को प्रसाद के तौर पर अंगवस्त्र दिया। भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर ममता बनर्जी चुनावी रण के लिए निकल पड़ी। नंदीग्राम और बंगाल की चुनावी लड़ाई में ममता बनर्जी ने भी हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। एक दिन पहले दुर्गा मंदिर गई थी और
और भक्ति भावना से पूजा अर्चना की थी और पर्चा भरने से पहले शिव मंदिर में हाजिरी लगाई। जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी ने ममता के सामने जो चुनौती पेश की है उसे देखते हुए ही ममता की रणनीति बदली है और इसीलिए ममता बनर्जी नंदीग्राम के प्राचीन मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति के पुष्प अर्पित कर रही हैं। शिव मंदिर के बाद शिवरामपुर के काली मंदिर गईं और वहां भी ध्यानमग्न होकर पूजा अर्चना की। असल में नंदीग्राम में ममता को टक्कर देने जा रहे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भी हिंदुत्व के ही सहारे हैं। शिवरात्रि से पहले ममता ने पर्चा भरा, शिवरात्रि के एक दिन बाद शुभेंदु पर्चा भरेंगे, लेकिन उससे पहले वो भी मंदिर पहुंचे, जानकी मंदिर में मत्था टेका, पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन जिस तरह ममता ने यहाँ आकर उनको चुनौती दी है उससे चुनावी खेल उलझ गया है। अगर भवानीपुर में जो हमारा घर का क्षेत्र है वो हमारा पास कोई टाइम का बात नहीं थे, हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा, लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। बंगाल में मुस्लिम मतदाता अभी तक ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की आक्रामक चुनावी प्रचार की वजह से ममता को भी ध्रुवीकरण का डर सता रहा है और इसीलिए वो लगातार हिंदू समर्थक होने का मैसेज दे रही हैं। तो बीजेपी उन पर पहले से ज्यादा हमलावर है। बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहाँ के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची हो। बाहर में आज दीदी चंडी पाठ कर रही है। बाहर में दीदी चुनाव जो न कराए आपको। देखिए, मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। ममता का दावा है कि बंगाल में खेला होबे यानी खेल होगा, जिसके लिए ममता ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। नंदीग्राम में पदयात्रा करके शुभेंदु और बीजेपी को अपनी ताकत की झलक दिखा दी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से हल्दिया पहुंची, जहां नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए पर्चा भरा। नंदीग्राम में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, लेकिन अगर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो ममता का खेल खराब हो सकता है। ममता बनर्जी बीजेपी और शुभेंदु की इसी रणनीति को नाकाम करने में जुटी है और इसीलिए चुनाव प्रचार में मंदिर और मजार एक साथ अहम हो गए हैं। मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने वाले पुलिस अधिकारी सचिन वझे को उनके पद से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। सचिन वझे वही अधिकारी हैं जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद हुई विस्फोटक से भरी कार के मालिक की हत्या के मामले में संदिग्ध हैं। ताजा महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर मनसुख के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सचिन वझे की गिरफ्तारी की मांग उठाई। हालांकि सचिन वझे को लेकर मचे घमासान के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनके तबादले का ऐलान कर दिया। अभी सचिन वझे क्राइम ब्रांच में एपीआई करके काम कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि क्राइम ब्रांच से उसको हटा के दूसरे ब्रांच में उसको दिया जाएगा और क्राइम ब्रांच में से उसको हटाने का हमने निर्णय लिया है। दरअसल स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन के हवाले से फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि सचिन वझे ने ही मनसुख की हत्या की है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि अब वझे के तबादले पर फडणवीस ने तंज कसा और कहा कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर इस पुलिस अधिकारी को बचाने में जुटी है। एपीआई इनको उनके पद से दूर करने का निर्णय ये राज्य सरकार ने घोषित किया है। वैसे तो ऐसे मुद्दों में पहले सस्पेंशन होता है, हमने हमेशा देखा है, लेकिन यहाँ पर कल के दबाव के बाद आज उनको उनके पद से हटाया गया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। राज्य सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है और जब तक मनसुख हिरेन इनको न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
उधर मनसुख की हत्या के आरोपों से घिरे सचिन वझे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से मिलकर दावा किया कि जब भी वो कहीं जाते हैं उनकी गाड़ी का कोई पीछा करता है। हालांकि उस कार का नंबर प्लेट फर्जी है। वझे ने ये बात ऐसे समय में कही है जब उन्हें CIU से हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने जल्द बड़े खुलासे की बात भी कही। मेरा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेरा जो पक्ष है, मैं आप सबके सामने रखूंगा, जनता के सामने रखूंगा, कल रखूंगा, मोस्टली आज नहीं करूंगा। आप प्लीज क्या इस मामले में आपने अपने सीनियर अधिकारियों से बातचीत की जो एलिगेशन लग रहे हैं? जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए वो सारा सब हो रहा है। असेंबली में कुछ सवाल उठाए गए, उसका जवाब बाहर मैंने देना ये ठीक नहीं है। दरअसल 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मिलने से करीब 1 घंटे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अंबानी के घर के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी होने का मुद्दा उठाया था। इतना ही नहीं, फडणवीस ने मामले में जांच अधिकारी रहे CIU यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वझे की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे कि 18 फरवरी को मनसुख हिरेन मार्केट में आए थे, यहां उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई थी। वो आदमी कौन था? इसके कुछ घंटे बाद ही मनसुख की कार चोरी हो गई। सचिन वझे और मनसुख दोनों में बात हुई थी, दोनों का घर भी ठाणे में है और सचिन की काफी दिनों से मनसुख की कार का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं सचिन वझे का दावा है कि वो और मनसुख हिरेन ठाणे के ही रहने वाले हैं, इसीलिए एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन हाल फिलहाल उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। क्रॉफर्ड मार्केट में वो उनसे नहीं मिले, उनकी कार चोरी हुई थी तब भी वो उनसे नहीं मिले। लेकिन फडणवीस का दावा है कि 25 फरवरी को सचिन वझे अंबानी हाउस के पास पहुंचने वाले सबसे पहले अधिकारी थे। धमकी वाला पत्र भी सबसे पहले उन्हीं के हाथ लगा, मामले की जांच भी उन्हें ही दी गई। इस तरह से कई इत्तेफाक संदेह पैदा करते हैं कि सचिन वझे ने ही मनसुख की हत्या की है। वहीं सचिन वझे का दावा है कि वो मौके पर पहुंचने वाले पहले शख्स नहीं थे। सबसे पहले गामा देवी थाने के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे थे। उधर फडणवीस ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मनसुख हिरेन को तुरंत सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी और आशंका भी जाहिर की थी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, और हुआ भी वही, उनकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस अधिकारी सचिन वझे के मुताबिक ठाणे के कमिश्नर और मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलकर मनसुख ने शिकायत की थी। मनसुख को मीडिया के लोग परेशान कर रहे थे। कांग्रेस नेता नाना पटोले का एक विवादित बयान सामने आया है। पटोले ने अंबानी के खिलाफ जिलेटिन वाली साजिश को फर्जी बताया और कहा कि नागपुर से ही पुलवामा अटैक के विस्फोटक भी गए। तो वहीं बीजेपी ने इस बयान पर पटोले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वाजे का क्या रोल है फिर इस हिसाब से? आपके माध्यम से हमने बता दिया, ये माध्यम से कि इसका लिंक नागपुर से ऐसा कहा गया। हमने सवाल भी किया विधानसभा में कि पुलवामा घटना का भी जो बारूद वहां गई थी उसका भी नागपुर से लिंक बताया गया था, और इसलिए हमने विधानसभा में भी ये सवाल सरकार से के घर के पास या घर से 1 किलोमीटर दूरी पे ये गाड़ी मिली। जिस तरह से अपोजिशन ने इस विषय को उठाया कि अंबानी को उड़ाने के लिए इस तरह किया गया है, तो इसका मतलब बीजेपी और अंबानी मिलकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे क्या, ये सवाल यहाँ पे उठता है और इसलिए हमने सवाल खड़ा किया। बचकानी बात नाना पटोले कहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, और जहां तक इनको आरोप छुपा लगता होगा तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। दक्षिण मुंबई तक अगर एक्सप्लोजिव की गाड़ी पहुंचती है, दक्षिण मुंबई के VIP एरिया तक आती है, अगर इसके बीच में रास्ते पे एक्सप्लोजिव हो जाता तो, यहाँ बीच में अगर लोग मर जाते तो, और ये बात अगर छोटी लगती है तो मुझे लगता है RR पाटिल एक थे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है कहने वाले, अब दूसरे नाना पटोले हैं जिनको मुंबई वासियों के लिए छोटी बात लगती है। तो मुझे लगता है उनका कद और सोच दोनों छोटी है। हरियाणा में खट्टर सरकार बच गई, क्योंकि विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई तो 32 विधायकों ने इसके समर्थन में वोट किया, जबकि 55 विधायक सरकार के पक्ष में रहे। इससे स्पष्ट हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सत्ता में बना रहे। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने एक बार फिर चौंकाते हुए उत्तराखंड की कमान एक ऐसे नेता के हाथों में सौंप दी है जिसकी कल तक चर्चा भी नहीं हो रही।
पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन उत्तराखंड में दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके तीरथ सिंह रावत को मौका क्यों दिया गया, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद जो बड़े नेता मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, उनमें तीरथ सिंह रावत का नाम कहीं नहीं था, लेकिन बड़े ही नाटकीय अंदाज में उन्हें कुर्सी मिल गई। इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। उत्तराखंड बीजेपी में तीरथ सिंह रावत ने दिग्गजों के साए में अपनी पहचान बनाई है। राज्य के पहले शिक्षा मंत्री रहे तीरथ सिंह 2013 में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव का टिकट कट गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी से उम्मीदवार बनाए गए और पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया। माना जाता है कि पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के करीबी होने का तीरथ सिंह रावत को खूब फायदा मिला। इसके साथ ही आरएसएस का आशीर्वाद भी उनके साथ रहा है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहाँ तक होगा वो उनकी। और आज मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने किया है और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की वजह से उत्तराखंड में बीजेपी की गुटबाजी चरम पर पहुंच गई, माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत को आगे करके बीजेपी आलाकमान ने मास्टर स्ट्रोक चला है। तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाकर पार्टी ने ठाकुर मतदाताओं को संतुष्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने से ये मतदाता नाराज हो सकते थे और ये राज्य के बहुसंख्यक मतदाता हैं। तीरथ सिंह रावत का गढ़वाल क्षेत्र का होना भी उनके पक्ष में गया, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं इलाके का संतुलन राज्य की सियासत के लिए जरूरी है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष कुमाऊं इलाके के हैं और ब्राह्मण हैं। इस हिसाब से भी पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को कुर्सी देकर संतुलन बनाया है। सबसे अहम बात यह है कि तीरथ सिंह रावत किसी गुट के नहीं माने जाते और मोटे तौर पर सभी गुटों को मंजूर हैं। इस तरह पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल उठापटक को शांत करने की कोशिश की। नाम धन सिंह रावत का भी रेस में आगे था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी होने की वजह से उनको पार्टी ने अहमियत नहीं दी। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट जैसे सांसदों को सीएम बनाने पर जो सीट खाली होती, वहां चुनावी मुकाबला कड़ा हो सकता था, जबकि पौड़ी में बीजेपी को आसानी से जीत का भरोसा है। अच्छे कार्यकर्ता पहले भी रहे हैं, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ पर संगठन मंत्री भी रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता है और अच्छे कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने विकास की गंगा उत्तराखंड में बहाई है और केंद्र में इनको इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के 20 साल के सियासी सफर में 9 सीएम बने हैं, जिसमें 8 अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र रावत भी 4 साल पूरे नहीं कर पाए और साल भर के लिए कमान तीरथ सिंह रावत के पास आ गई और साफ है कि बीजेपी की रणनीति उनकी साफ सुथरी छवि के बलबूते चुनावी मैदान में जाने की है। और एक छोटे से ब्रेक